की है और उसका परिणाम भी है। क्या क्या हमने कोशिश की, उस वक्त भारत सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए कई लोग अपने तरीके से विरोधी भी प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी की जाती है जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए मुझको लगा कि एक बार आपके माध्यम से मोटे तौर पे उन बातों की चर्चा हम करें जो काम 14 से 19 के बीच में हमने किया है। हम शिक्षा विभाग के मंत्री हुए, लोगों की आशा अपेक्षा मुझसे हुई कि उनके बच्चों का, लोगों के बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में हो सके। हमने उनकी अपेक्षा पर ध्यान दिया और उन 3-4 वर्षों में जब तक हम मंत्री रहे, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बच्चों का, जिसकी संख्या 7-8 हजार के लगभग है, इतने बच्चों का नामांकन देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में हुआ। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग जहां जहां रहते हैं, क्षेत्र से बाहर भी, वहां वहां जिन लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की, उनके बच्चों का नामांकन हुआ। 2 केंद्रीय विद्यालय तो स्थानीय स्तर पे, एक सासाराम और औरंगाबाद, यहां भी कुछ लोग चाहते थे, वहां भी हुआ। लेकिन इसके अतिरिक्त बाहर के विद्यालयों में बनारस, गया, पटना, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि, उन तमाम विद्यालयों में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बच्चों का नामांकन हुआ। उस वक्त जिन लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की, उसमें शायद 2-4 लोगों का नाम अपवाद के रूप में छूट गया होगा किसी खास कारण से, लेकिन लगभग सभी बच्चों का नामांकन उस समय हमने कराया। और जब नामांकन कराने के लिए लोग हमसे आग्रह कर रहे थे, कागज मेरे पास आ रहा था उनकी ओर से, तब हमने एक बार भी यह नहीं देखा कि जो व्यक्ति आवेदन दे रहा है वह किस जाति का है, किस धर्म का है। हमने सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पता देखा और उनके बच्चों का नामांकन करवाया। दूसरा, अपने क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने का भी मैंने प्रयास किया और सफल प्रयास किया। एक केंद्रीय विद्यालय नबीनगर में जो एनपीजीसी है, वहां 2018 में ही स्वीकृति दी गई हमारे विभाग की ओर से। विद्यालय 18 में शुरू हो गया, चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। सासाराम का केंद्रीय विद्यालय राज्य सरकार के मिडिल स्कूल के भवन में पहले से चल रहा था। वहां मुश्किल से 8-10 कमरे थे। क्लास आगे बढ़ रहा था, बच्चे पास करके आगे के क्लास में जा रहे थे। उनके बैठने का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्कूल बंद करना पड़ेगा, बंद करने का निर्णय लेना पड़ेगा, आखिर बच्चे क्लास आगे जाएंगे तो कहां बैठे। हमने उस विषय पर उस समय गौर किया और नया भवन केंद्रीय विद्यालय का सासाराम में बने, इसका शिलान्यास भी खुद हमने किया और 2-2.5 साल में भवन बना, उसका उद्घाटन भी हमने किया। उसी समय 8-10 कमरा में चलने वाला विद्यालय, जिसमें मुश्किल से 400-500 बच्चे पढ़ रहे थे, बंद होने की स्थिति में आ गया था। उसका अपना भवन, उसमें शिफ्ट कर गया विद्यालय। आज हजारों बच्चे इस इलाके के उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। एक और केंद्रीय विद्यालय नया हमने स्वीकृत किया, औरंगाबाद के गोह ब्लॉक में देवकुंड एक जगह है। वहां भारत सरकार में मंत्री होने के कारण जो भी औपचारिकता उस विद्यालय की स्वीकृति में आवश्यक थी, तमाम औपचारिकताओं को हमने पूरा किया। लेकिन स्थानीय स्तर पे कुछ औपचारिकता होती है जिसमें भारत सरकार की या भारत सरकार के मंत्री की भूमिका नहीं होती है, स्थानीय सरकार की भूमिका होती है।
यह नहीं हो पाया, जिसके चलते विद्यालय उस समय शुरू नहीं हुआ। लेकिन आज भी भारत सरकार का वह निर्णय है, प्रस्ताव जिंदा है। कल स्थानीय स्तर पे जो शेष औपचारिकता है उसको पूरा किया जाएगा, विद्यालय वहां भी शुरू हो जाएगा। डालमिया नगर के बारे में बड़ी चर्चा होती है। डालमिया नगर में रेल कारखाना लगाने का प्रस्ताव पुराना था, जब हम 14 में जीतकर आए। उस प्रस्ताव को इंप्लीमेंट कराने की हमने भरपूर कोशिश की। पता चला उस दौरान कि इसका निर्माण काम तब तक शुरू नहीं हो पाएगा जब तक वहां पूरा जो स्क्रैप उसका पड़ा हुआ है, जो हजारों टन स्क्रैप है, मलबा है, उसको हटाने की प्रक्रिया नहीं होगी। हटेगा नहीं तब तक निर्माण का काम कैसे होगा। हमने जानकारी लेना शुरू किया, पता चला कि स्क्रैप हटाने के लिए विभाग ने उसका दाम लगवाया था, मूल्यांकन कराया था 100 करोड़ से ज्यादा, और फिर विभाग की ओर से नीलामी की जा रही थी, लेकिन उतना दाम में कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था। हमने कोशिश की, रेल मंत्रालय के स्तर पर माननीय तत्कालीन रेल मंत्री जी की उपस्थिति में बैठक हुई, जिस बैठक में इस विषय पर गौर किया गया और तब निर्णय लिया विभाग ने कि इसका मूल्यांकन फिर से कराया जाए, क्योंकि उतना दाम पर कोई ले नहीं रहा है तो काम तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर से उसका मूल्यांकन कराने की प्रक्रिया शुरू की गई और फिर बाद में उसका मूल्यांकन फिर 70 करोड़ के लगभग उसका दाम लगा। फिर से नीलामी हुई और तब कोई व्यक्ति स्क्रैप लेने वाला ले लिया, खरीद लिया। फिर स्क्रैप हटाने के लिए विभाग की ओर से उसको जो समय दिया गया, उस समय से थोड़ा समय उसने ज्यादा लिया, लेकिन स्क्रैप हट गया। उस समय पूरे तौर पे जगह खाली हो गई, निर्माण के अनुकूल जगह बन गई। लेकिन तब तक उस कार्यकाल का बहुत थोड़ा समय बच गया था। उसी समय राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी कि हम मंत्री परिषद से खुद अलग हो गए। आज जब फिर से चर्चा हो रही है तो हमने पता करने का प्रयास किया कि हमारी ड्यूटी जहां तक थी वहां तक तो हमने किया, लेकिन अब क्या स्थिति है। तो जहां छोड़कर हम आए थे आज भी लगभग वही स्थिति है। हम अगर उस समय जो उस कार्यकाल का लगभग 6 महीना बचा था उतना दिन और रह जाते तो काम तो उसी वक्त शुरू हो गया रहता और अभी तक धुआं निकलता रहता, लेकिन नहीं हुआ। अब इतने दिनों के बाद भी वही का वही मामला पड़ा हुआ है। इस बार लोग मौका देंगे तो प्राथमिकता के आधार पे वहां निर्माण का काम अब प्रारंभ होगा, क्योंकि निर्माण का काम प्रारंभ होने के पहले की जो बाधाएं थी उसको दूर हमने उसी समय कर दिया है। तो निर्माण का काम प्रारंभ होगा और प्रारंभ भी ही नहीं पूरा भी होगा इस कार्यकाल में, और वहां नौजवानों को, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह डालमिया नगर के मामले में है। एक रोड जो गया से चलकर दाऊद नगर, नासरीगंज होते हुए, विक्रमगंज होते हुए, मलियाबाग होते हुए सड़क जाती है बक्सर से पटना, उसमें मिलती है। भोजपुर एक गांव है वहां पर। भारत सरकार ने निर्णय लिया हुआ था उस समय, उस सड़क को एनएच के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, चौड़ीकरण होगा, एनएच बनेगा। उसका था पुराना जो सरकार का डिसीजन था, उसके हिसाब से गया से सिर्फ दाऊद नगर तक। हमको जानकारी मिली, हमने कोशिश शुरू की, संबंधित विभाग के संबंधित मंत्री जी से हमने मुलाकात की, हमने लिख कर दिया और उसका एक्सटेंशन मेरी अनुशंसा पर दाऊद नगर से आगे विक्रमगंज, मलियाबाग, बक्सर के पास भोजपुर तक उसका एक्सटेंशन हमने करवाया एनएच के रूप में। एक सड़क और जो राज्य सरकार की सड़क है उसको एनएच में परिवर्तित करने की कोशिश हमने शुरू की। वह सड़क है औरंगाबाद के ओबरा से निकलकर बेल पौथू होते हुए वह सड़क जाती है जहानाबाद से अरवल, जो सड़क है उसमें मिलती है, लगभग 100 किलोमीटर से भी थोड़ा ज्यादा। उस सड़क को
एनएच के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमने कोशिश की और मई 2017 में ही सैद्धांतिक रूप से नोटिफिकेशन हो गया कि एनएच विभाग भारत सरकार ने नोटिफाई किया, एनएच के रूप में परिवर्तित करने का सरकार का डिसीजन हुआ, सैद्धांतिक सहमति उसमें मिल गई भारत सरकार से। आगे की प्रक्रिया फिर स्थानीय स्तर पे जो होनी चाहिए थी उसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, नहीं हो पाया, जिसके चलते वह मामला भी वही का वही पेंडिंग है। आगे मौका मिलेगा तो इस काम को फिर बढ़ाया जाएगा और यह काम भी पूरा होगा। मोटे तौर पे कुछ काम जिसकी चर्चा हमने की, बाकी एमपी फंड या सीएसआर फंड अलग है। शिक्षा पर मेरा विशेष जोर हमेशा से रहा है, आप सब लोगों को मालूम है, तो इस दृष्टि से शिक्षा वाली बात हमने मंत्री रहते हुए जो किया वह भी हमने आपको जानकारी दी। एमपी फंड से हमने 2 महाविद्यालय में उस समय बस दिया था, एक तो डेहरी ऑनसोन महिला महाविद्यालय में और एक विक्रमगंज के कॉलेज में, बच्चियों के आने जाने के लिए सुविधा मिले, तो यह भी हमने किया था। दर्जन भर विद्यालयों में स्मार्ट क्लास हमने सीएसआर फंड से कहीं से लेकर स्मार्ट क्लास बच्चों की पढ़ाई के लिए बनवाया था। तो इस तरह से उस वक्त मंत्री होने का फायदा क्षेत्र के लोगों को जो मिल सकता था उसमें हमने भरपूर प्रयास किया। और बाकी एमपी फंड वगैरह तो साधारण रूप से तो हुआ ही है, सोलर लाइट लगा, एमपी फंड से अनेक काम हुआ, सबकी चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। एक कागज भी आप लोगों को दिया गया है, उसमें इन चीजों की चर्चा है तो हम बोल रहे हैं। तो लोगों की सेवा हमने की है, साथ ही साथ हम जिस गठबंधन के उम्मीदवार है उस गठबंधन के मुखिया देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल में उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश की जो सीमा है उस सीमा की ओर कोई विदेशी पड़ोसी मुल्क या कोई भी कुछ करने की बात तो छोड़ दीजिए, आज आंख उठाकर देख भी नहीं सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। समय समय पर पड़ोसी मुल्क से अगर कोई उस तरह की कार्रवाई हुई है तो उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सेना ने हमेशा दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है, देश का मान सम्मान भी बढ़ा है और लोगों के लिए भी बहुत सारा काम उन्होंने किया। फ्री में राशन लोगों को मिल रहा है, इलाज के लिए 5 लाख रुपया तक की योजना, फ्री में लोगों को मकान मिल रहा है और भी मकान आगे मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने भी किया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो गठबंधन के नेता है बिहार के, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, घर घर में बिजली पहुंचाई है, समाज के जो वंचित समाज के लोग हैं उनको ही सत्ता में हिस्सेदारी देने की उन्होंने व्यवस्था की है। तो भारत की सरकार ने, राज्य की सरकार ने और हमने भी यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में लोगों की सेवा की है। इसलिए सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर जो गलत प्रचार करने वाले लोग हैं उनकी बातों में नहीं आना है, सच्चाई को जानना है और सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर के फिर से एक बार मुझको आशीर्वाद दें और नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। आज यह काम देश के लिए जरूरी है, राज्य के लिए जरूरी है, इस इलाके के लिए भी जरूरी है। इसलिए सब लोगों से ही आग्रह है कि सब लोग मिलकर फिर से एक बार आशीर्वाद दें, यही आग्रह है। मोटे तौर पे अपनी ओर से इतनी ही बात मुझको कहनी थी। बारी बारी से स्थिर से अगर सवाल पूछिएगा कोई आदमी तो उसका जवाब भी देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बार बहुत लोग मत बारी बारी से पूछेगा तो जवाब